नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है विस्तार की रेस, कौन होंगे फेस। बीजेपी एक बड़ी अलग तरह की पार्टी इस मायने में है कि वहां सब कुछ तय हो जाता है। 5 साल कैलेंडर उसका फिक्स है और वो हर चीज़ को फेजेस के साथ करना चाहती है। और जैसा रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है कि उसका जो खंड उसको ऊर्जा देता है और वो खंड अपना दायित्व पूरा करने के बाद मैदान से हट जाता है, यानी नीचे गिर जाता है, अगले खंड का काम शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रॉकेट्स और बीजेपी की तुलना का अर्थ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति के पास उसका अपना काम है, वो दायित्व वो कर लेता है, फिर उसको किसी और दायित्व के लिए देखना शुरू कर दिया जाता है। चलिए, आपने पश्चिम बंगाल कर लिया, अब क्या है, उपयोगी होंगे कि नहीं उत्तर प्रदेश के लिए? नहीं होंगे, इस मायने में थोड़ा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं होंगे, इस हिसाब से उपयोगिता तय होती है। अब बीजेपी जिस मुहाने पे खड़ी है 2028 और 29 दोनों के लिए, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मध्यकाल टाइप का समय ये हो गया। एक तरफ नितिन नवीन जी की नई टीम, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइकली होने वाला संभावित कैबिनेट विस्तार, और उसी के साथ राज्यों में संगठनात्मक नियुक्तियां केंद्र में, और जहां ज़रूरत है वहां, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी फेरबदल हुआ चुनाव के करीब करीब 1 साल पहले, तो उस तरह की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी। और ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत संदेश देने वाली होगी, क्योंकि इसके बाद बीजेपी लुक बैक नहीं करेगी। भैया 2.5 साल हो गया, जो कुछ भी है हमारे आपके सामने है, अब ये आपकी टीम है 2028 के लिए। अब इस टीम के साथ मोहन जी के नेतृत्व में आगे बढ़िए और एक और जीत का वायदा अभी से करके प्राणपण से उसमें जुट जाइए। तो ये बीजेपी है साहब। मतलब ये मंत्रिमंडल विस्तार महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार बहाना है, क्योंकि अब सही समय आ गया है और बीजेपी को एक बार फिर करके दिखाना है कि हाँ, हम मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें ऐसे ही नहीं ले आए। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर चलेंगे इसी मुद्दे पर डिबेट की तरफ। सीएम हाउस में हुई सरकार और संगठन की संयुक्त समीक्षा के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। 31 मंत्रियों का 1-to-1 परफॉर्मेंस रिव्यू, जिलों में एक्टिविटी, योजनाओं की मॉनिटरिंग, संगठन से तालमेल और जनता के बीच पकड़, हर पहलू पर बारीकी से पड़ताल की गई। अब यही रिपोर्ट कार्ड आगे की सियासत का आधार बनता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति आएगी, फिर मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, उसके बाद ही जून से जुलाई के बीच मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। खबरों की माने तो करीब 10 नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। हालांकि बीजेपी इसे सीएम के अधिकार क्षेत्र का मामला बता रही है। समीक्षा करते हैं, समीक्षा सरकार की, समीक्षा नीतियों की, समीक्षा योजनाओं की, उनके क्रियान्वयन की, और समीक्षा के आधार पर आगामी योजना की। इसमें सभी नेतृत्व के जो भी आयाम हैं, चाहे वो संगठन के हों या सरकार के, केंद्र के हों या बाकी, तो सभी जुड़ते हैं, समीक्षा करते हैं और आगामी योजना करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस आगामी योजना में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, सब उनका विवेक अधिकार और संवैधानिक अधिकार भी। बीजेपी अब साफ संकेत देना चाहती है कि सरकार में सिर्फ पद होना काफी नहीं है, प्रदर्शन भी जरूरी है। यानी मंत्री वही मजबूत माने जाएंगे जिनका संगठन से तालमेल बेहतर होगा। माना जा रहा है कि 2028 के मिशन से पहले बीजेपी सरकार और संगठन को एक लाइन में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में समीक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं, सत्ता के अगले समीकरण की तैयारी भी मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे सत्ता और संगठन का नया ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, जहां परफॉर्मेंस ही भविष्य तय करेगा। वहीं कांग्रेस का कैबिनेट विस्तार को लेकर अलग ही नजरिया है कि हर एक बात की समीक्षा होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को जो निर्देश देते हैं, जो उनका परफॉर्मेंस है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसकी सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए। यहाँ तो तंत्र जो है वो लोग पर हावी हो गया। हम ही अपनी कॉपी जांचेंगे, हम ही नंबर दे देंगे, किसको पता है? लेकिन सबको पता है, सारे लोगों को जो पता है, मुझे लगता है वो सरकार को पता नहीं है। बस यहीं आकर के सारा पेज फंसता। अब बड़ा सवाल यही है कि कौन मंत्री परफॉर्मेंस में पास हुआ, किसकी रिपोर्ट कमजोर रही और किसे मोहन कैबिनेट में जगह मिलेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी में अब सिर्फ मंत्री होना काफी नहीं है,
संगठन का भरोसा, जमीनी पकड़ और कामकाज की रिपोर्ट ही सत्ता की अगली लाइनअप तय करती दिख रही है। मतलब विस्तार की रेस शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि आखिर मोहन के लिए नए चेहरे कौन होंगे। तो आपने देखा कि बीजेपी की तैयारी किस तरह की है। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या मोहन मंत्रिमंडल विस्तार का आधार अब सिर्फ प्रदर्शन, परफॉर्मेंस होगा? क्या संगठनों से तालमेल मंत्री बनने का नया पैमाना बन गया है? तीसरा सवाल, क्या मिशन 2028 को ध्यान में रखकर नई टीम तैयार हो रही है? बेशक नई टीम तैयार होगी। हमारे गेस्ट जो हैं उनसे परिचित हो लीजिए। धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका स्वागत है। कनुप्रिया सत्तन हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, अब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि बाकी प्रदेशों में भी इस तरह के एडजस्टमेंट होंगे। जहां कैबिनेट का विस्तार है वहां कह दिया जाएगा साफ तौर पर, जैसा बीजेपी की शैली को आप और बेहतर समझते हैं, कि भैया अब टाइम कम है। जहां जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां तो कमोबेश ये चीज़ आपको एक जैसी देखने को मिलेगी, थोड़ा आगे पीछे। कैसे देखते हैं आप मध्य प्रदेश को? बिल्कुल सर जी, और ये हालांकि लंबे समय से हम लोग बीजेपी कवर कर रहे हैं, बीजेपी की खबरों को कर रहे हैं, लेकिन जी ये जो 2 दिन का परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ ये बहुत अलग था। इसमें हर एक मंत्री का रिकॉर्ड संगठन के पास भी था और सरकार के पास तो था ही, क्योंकि उनके पास तो कई तरह की एजेंसियां काम करती, मुख्यमंत्री के पास तो तमाम तरह की चीज़ें थी। लेकिन इसमें यह भी था कि कौन मंत्री कहाँ क्या कर रहा है। जैसे आपको याद होगा बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल को लेकर भी इस तरह की खबरें आती रहती थी, ठीक कमोबेश उसी तरह का इस बार रहा। और ये बताया भी गया, जो लोग जब बैठे 18 से 20 मिनट चर्चा हुई हर एक मंत्री से, तो ये कहा भी गया है कि भाई साहब आपके फलाने भाई साहब ये कर रहे हैं, फलाने रिश्तेदार ये कर रहे हैं, तो थोड़ा समझो आप। तो एकदम भौचक्के थे जो मंत्री बैठे हुए थे, उनका ये कहा जाए तो एक तरह से ये बात कहना संगठन या सत्ता की तरफ से बड़ा अलग था। तो ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि वैसे भी होना तो है ही मंत्रिमंडल का विस्तार, कई लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया जाना है और एक नई रिपोर्ट आ गई है मुख्यमंत्री के पास, संगठन के पास, तो उसके आधार पर काम होना है। लेकिन इसी बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि आज कल 2-4 दिन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो नई राष्ट्रीय कार्य समिति है वो भी आने वाली है, और मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है जिस पर चर्चाएं चल रही है उसमें भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, बाकी चीज़ें होना, तो बहुत कुछ उसमें भी दिखाई देगा और वही आधार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार का बनेगा। इसलिए संभावना जाहिर की जा सकती है कि जून के अंतिम होते होते या जुलाई के फर्स्ट वीक में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और ये ठीक वैसा हो सकता है जैसा आपने गुजरात में देखा था, और बीजेपी इस बात की अब चिंता नहीं करती। बिहार में चुनाव चल रहे थे और गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया था एक साथ, बहुत बड़ा। तो ये उसी आधार पर उसी तरह का दिखाई दे सकता है। लेकिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में ये सब घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। वैश्विक की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह तेल, गैस, अमेरिका ईरान संकट कब थमेगा पता नहीं, विपक्ष शायद इसको लेकर भी हमलावर हो कि ऐसे में आपने खर्चा क्यों बढ़ा लिया और मंत्री क्यों ले लिए, इससे खर्चा बढ़ेगा, सरकार पर बोझ बढ़ेगा, तमाम तरह की बातें। लेकिन अभी तो कुछ हवा में है नहीं, इसलिए अभी इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। कनुप्रिया जी की तरफ हम चलते हैं। कनुप्रिया जी, विषय विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का है और उनका आंतरिक विषय है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि करना है, कब करना है, क्या करना है या रुकना है, ये सब उनके ऊपर है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 ही दल हैं और बड़े प्रेम से वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी टीका टिप्पणी करते हैं। तो स्वागत है कांग्रेस की टिप्पणी जी। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। और शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो मामला है ये बेहद आंतरिक मामला है। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब ये रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड तो खुद सीएम का भी आना चाहिए कि सीएम का कैसे गुजर रहे हैं, सीएम के हाल के अंदर जो है मध्य प्रदेश का हाल क्या है, वो भी एक रिपोर्ट कार्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो भी होता है ना, ये सब और सब नौटंकी करते हैं। इस नौटंकी के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। महंगाई बढ़ रही है,
तेल की कीमतों पर ये बात करेंगे नहीं, खड़े होकर हर बार जनता से ही साथ और सपोर्ट मांगते हैं। आज जब सीएम रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, मेरा तो सवाल है कि एडीजी रोज सुबह 9:30 बजे सीएम साहब से मिलते हैं, उनके पास पूरे प्रदेश का लेखा जोखा होता है, तो उनके पास अपने मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड होगा ही। ये तो कुल मिला के ये वो समय है जब सीएम अपने नापसंद लोगों को इस लिस्ट से बाहर करेंगे और पसंदीदा लोगों को इसमें लाएंगे, और उनमें भी ऐसे लोग शामिल होंगे जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं, जो पेपर लीक से जुड़े हुए होंगे। ऐसे कई नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, एलपीजी की कीमत बढ़ रही है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो खड़े होके हमारी जनता से ये कहते हैं कि हमें आपके साथ की जरूरत है। और बिल्कुल अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल जरूरत भी है, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं उसके बाद कुछ वीडियोस वायरल होने लगते हैं कि पहले तो उन्हें याद नहीं आता कि हमें अपना भी काफिला कम करना है, सिर्फ जनता के आगे ही हम हाथ फैलाते हैं। इस तरह की चीजें करते करते भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे समय पर जब देश मुसीबत में है तो वो एक नए चोंचलेबाजी, एक नई ड्रामेबाजी कर रहा है, और उनको हर चीज को इवेंट में तब्दील करने का शौक है, जो हम पिछले लगातार 2014 से देख रहे हैं, और ये वही कर रहे हैं फिर से। हाँ जी, बीजेपी को जो लोग समझते हैं कनुप्रिया जी, उनका दावा ये बराबर होता है कि रिपोर्ट कार्ड तो बड़े बड़े नेताओं का भी तैयार होता है। हाँ, एक कॉम्पिटेंस लेवल होता है, मुख्यमंत्री का भी निश्चित तौर पर होता ही होगा, और मनोज उस पर रोशनी जब उनकी बारी रहेगी तो मैं ज़रूर इस पर पूछूंगा, क्योंकि ये बीजेपी की परंपरा का हिस्सा है। खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कई बार इस तरह की बातें आई हैं कि वो भी अपने कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। ये एक अच्छी बात है और ये बढ़िया प्रक्रिया है, और जितनी ईमानदारी इसमें बढ़ती जाएगी उतना आप अपने को बेहतर कर सकते हैं। धैर्यवर्धन जी कुछ? हाँ, मैं आता हूँ कनुप्रिया जी, आता हूँ। कनुप्रिया जी ने कुछ बातें की। एक तो उनका कहना है कि ये सारी प्रक्रिया आई वॉश जैसी है, कोई इसका जमा हासिल कुछ मिलने वाला नहीं है, जिन पर आरोप हैं, आरोपित हैं, वो ले लिए जाएंगे। ये भी वो दावा कर रही हैं कि जिनसे नापसंदगी है मुख्यमंत्री जी की, वो हटा दिए जाएंगे। जी बताइए। मैं कनुप्रिया जी की आक्रोश कथा बहुत गंभीरता से सुन रहा था। कांग्रेस के लोग हैं, छिद्रान्वेषी हैं, हर चीज में कमियां ढूंढेंगे, खैर उनका काम है। आज मैं यह नहीं कह सकता कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है, क्योंकि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, और हिंदी का एक शब्द का प्रयोग होता है कि बॉस के प्रासाद पर्यंत तक ही मंत्री का अस्तित्व है, ड्यू टू हिज प्लेजर। बिल्कुल सही। जब तक उसका मूड है तब तक आप मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं भाई अब नहीं तो नहीं, संविधान ने अधिकार भी दे रखा है। पर भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय की परंपरा है, और किसी खास कारण से विस्तार हो, परिवर्तन हो, उसके लिए कोई एक कारण नहीं होता। क्षेत्रीय सजावट, अनेक प्रकार के समाज के अन्य हिस्सों का उसमें प्रॉपर प्रतिनिधित्व हो जाए, तमाम लोग अपना काम की भूमिका अदा कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े हिटर, बड़े बड़े बल्लेबाज बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो उन बड़े नेताओं को भी चुनावी दृष्टि से, अन्य दृष्टि से महत्व देना है, ये सब कारण बनते हैं। और परिवर्तन बेहतरी के लिए होता है, अच्छा भी है। तो संगठन यदि समीक्षा कर रहा है और कुछ लोगों से यह अपेक्षा करे कि अब आप सरकार के बजाय संगठन का काम करें, और जो संगठन में काम कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ माननीय विधायक, उनको अवसर मिले कि इसमें सरकार का हिस्सा बने। क्या धैर्यवर्धन जी, ये भी परंपरा है, जो कनुप्रिया जी का सवाल था, कि स्वैच्छिक रूप से बड़े पदों पर बैठे हुए नेता जो हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी खूबसूरती है। यहाँ कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका सिर संगठन के सामने झुका रहता है। वो यह जानता है कि मैं यहाँ केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं हूँ, मैं समाज की सेवा के लिए आया हूँ। मुझे अपने कार्य से, अपनी कार्य पद्धति से, अपने परिश्रम से, अपने परिणाम से इस संगठन की जड़ों को और सींचना है, पार्टी को और बड़ा करना है। इसलिए वे मानसिक तौर पर इंटरनली भी तैयार होते हैं कि हमें अपना रिपोर्ट कार्ड समय समय पर प्रस्तुत करना होगा, अपनी उपलब्धियां हमें संगठन के और हमारे सरकार के मुखिया के समक्ष रखनी होगी। जी,
मनोज, यही महत्वपूर्ण बात है जो कि मुख्यमंत्री भी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करते ही होंगे और प्रस्तुत करते ही होंगे, और हाँ, लेवल अलग होगा जी। कई बार तो मुझे लगता है कि खुद जब बात होती होगी तो सहज रूप से वो भी कहते होंगे कि मैंने भी ये कोशिश की है, आप सबके सामने है बहरहाल। लेकिन हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में जितना भी आप ताकत लगाएंगे, जितना आप ऑनेस्ट तरीके से जाएंगे किस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्योंकि कई बार जो शब्द यूज़ किया धैर्यवर्धन जी ने, ये सही बात है कि जातिगत समीकरण आड़े आ जाते हैं। कई बार ये बात कही जाती है, जैसा हम सुनते भी हैं कुछ मंत्रियों को लेकर कि पार्टी ठिठक जाती है, सोचती है कि भाई इनका जातिगत आधार बड़ा मजबूत है, मैसेजिंग नहीं जाएगी। तो अब जबकि हम मध्य में खड़े हैं चुनाव के, अब मुझे नहीं लगता बीजेपी अब इस राग द्वेष से ऊपर उठकर फैसले करेगी। क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से राग द्वेष से ऊपर तो निर्णय होंगे ही, लेकिन शरद जी, किसी भी चीज़ को मुझे लगता है कि दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सियासत है, राजनीति है, और समीकरणों को समझना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, स्थानीय समीकरण हो, कहाँ किसका विरोध चल रहा है उसके कारण। क्योंकि अब जो नई टीम बनेगी, जब भी बनेगी, तो वो 2028 की टीम होगी, और मुख्यमंत्री भी इस बीच में 2.5 साल में अपने लोगों को खूब परख चुके होंगे। मुख्यमंत्री को भी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भी परख चुका है कि 2.5 साल हो गए उनको काम करते करते, तो जाहिर है कि उसी तरह का परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जो तैयार हो रही है वो भी उसी तरह की है। लेकिन इसमें केंद्रीय नेतृत्व बहुत अलग तरह इस समय है मध्य प्रदेश के देश के भीतर, तो उसका निर्णय बड़ा अंतिम होता है। और अब तो परफॉर्मेंस देखना बहुत आसान है उन लोगों के लिए, चाहे वो अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, नितिन नवीन जी हो। ऐसा कहा जाता है कि हर पल मीटिंग चलती रहती है, कभी भी फ़ोन आ जाता है, किसी भी समय आप जुड़ जाएंगे, आपकी ये खबर आ रही, मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है, आपका क्या कहना। तो अब देर नहीं लगती कि आपको वहाँ जाकर अपना परफॉर्मेंस बताना है। तो मुझे लगता है सभी के परफॉर्मेंस उनके सामने है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस जो भी मंत्रिमंडल होगा इसमें नवीनता दिखाई देगी, ये मैं कह सकता हूँ। जी, कनुप्रिया जी, पहला जो आपका राउंड रहा उसमें आपने पूरी तरह से, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस दूसरे दौर में आप कांग्रेस को भी सामने रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार या कांग्रेस के जो बीजेपी के जो नेतागण हैं जो केंद्रीय संगठन में भी जा सकते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी जो है वो थोड़ा सा कांग्रेस को भी शामिल करते हुए होगी, तो और ज़्यादा मुझे लगता है कि ये डिबेट इनरिच होगी। जी देखिए शरद जी, आपने कहा कि मैं कांग्रेस को भी इसमें शामिल रखते हुए ये बात कहूं। मुझे ये पूछना है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, सीधी सी बात है कि प्रदेश में सरकार इन्हीं की है, लंबे समय से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और जब भी ये बार बार रिपोर्ट कार्ड्स की बात करते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश ने जो इस वक्त लोकतंत्र देखा है, उस लोकतंत्र में विपक्ष को तो बोलने की इजाजत ही नहीं है। अच्छी बात है शरद जी, आप मुझे बोलने दे रहे हैं कुछ देर, क्योंकि यहाँ तो हमारा गला घोटना ही इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। दूसरी बात, ऐसे में जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो भी हम ही गलत होते हैं, और इन्हें लगता है कि हम हर मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सवाल ही पूछते हैं। तो अगर आज आप अपना, जैसे कि अभी धैर्यवर्धन जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जब आते हैं सत्ता में तो वो समाज की सेवा के लिए आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब हम यहाँ पर बैठकर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कल जीतू पटवारी जी ने भी ये कहा था कि आपको रिपोर्ट कार्ड की जरूरत ही नहीं है, आपका रिपोर्ट कार्ड जनता की आंखों में आपके लिए जो गुस्सा है वही आपका रिपोर्ट कार्ड है। क्योंकि प्रदेश हमारा अव्वल तो बन रहा है, लेकिन अपराधों में हमारा अव्वल बन रहा है प्रदेश, लेकिन ड्रग्स जैसे मामलों में हम कहाँ जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले दावे करते थे कि हमने बहुत सड़कें बनाई है, हमने, अब आप देखिए बड़े बड़े शहरों में सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा है। तो अगर आप विकास की बात करते हैं, अगर आप रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं, जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि एक समय मुझे याद है कि आपके यहाँ अजय सिंह जी थे उस वक्त नेता प्रतिपक्ष, शैडो कैबिनेट की एक परंपरा है लोकतंत्र में, विपक्ष करता है कि आपके पास भी ये अवसर है, अगर आपको लगता है एक एक मंत्री का रिपोर्ट कार्ड आप भी तैयार कीजिए, आप भी बताइए, जनता के सामने रखिए, आपका अधिकार है वो, और सरकार तक भी आपकी बात पहुंचेगी कि फला मंत्री के विभाग से जुड़ी ये बातें हैं हमारे पास, ये जानकारी है हमारे पास। जी बिल्कुल, लगातार हम ये कोशिशें कर ही रहे हैं और हम आवाज भी उठा रहे हैं ऐसे मंत्रियों के खिलाफ जो किसी न किसी आपराधिक मामलों में लिप्त हैं,
जो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम नहीं करते, लेकिन हमारी आवाज हम पहुंचाने की तो कोशिश करते हैं लेकिन सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। और शरद जी, मैं आपसे ये दावे के साथ कह रही हूँ कि इस बार हमारी आवाज जनता के कानों तक पहुंच रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त है, परेशान है, और ये इन्हें इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। चुनाव इसका सबसे बड़ा परीक्षण करता है और चुनाव फिर इसका निर्णय करेगा, जो दावे आपके हैं विपक्ष के नेता के नाते या जो दावे बीजेपी के हैं कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, या कांग्रेस का ये दावा है कि नहीं बिल्कुल नहीं, जनता की आंखों में आक्रोश है। ऐसा कांग्रेस का आरोप भी है, दावा भी है। जो जब आरोप लगे हैं या जो बातें कहीं उसका जवाब तो आप देंगे ही धैर्यवर्धन जी, लेकिन बीजेपी के लिए ये भी कहा जाता है कि अब वो एक ऐसी पार्टी भी हो गई है कि जहां बहुत सारा टास्क है, बहुत सारा दायित्व है, बहुत सारा दबाव है और कार्यकर्ताओं का महासमुद्र है, जिसमें कांग्रेस की भी एक ट्रिब्यूटरी आके मिल गई है। अब धैर्यवर्धन जी जैसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, जिनके लिए कैलाश जी ने छिंदवाड़ा उपचुनाव के समय एक शब्द प्रयोग किया था कि ये कलदार वाले कार्यकर्ता हैं, बाकी माफ़ कीजिएगा कोई ऐसा भाव नहीं है, वो दूसरे तरह के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में आपकी तरफ अब इतना अगर दबाव बनेगा या कई बार नाराज़गी होगी, कर लिया क्या, क्यों नहीं किया, आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये भी बीजेपी की परंपरा का हिस्सा नहीं है। कुशाभाऊ ठाकरे डांटते भी थे, स्नेह भी देते थे कि समझ जाओ भैया लंबा रास्ता तय करना है। जी, दो तीन बातें यहाँ निकल करके आई। सबसे पहले तो कनुप्रिया जी ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड, जी, तो रिपोर्ट कार्ड तो हम हर वर्ष, हर 5 वर्षों में अग्नि परीक्षा का सामना कर रहे हैं। आप जितना भी सुलगाते हैं और हर प्रकार से ढोल बजाते हैं, हम लोगों पर आरोपों का कीचड़ उछालते हैं, इसके बावजूद भी जनता आपकी बात को इस कान से सुनती है और उस कान से निकाल देती है। और हर बार आशीर्वाद पाने में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सफल रहते हैं। निरंतर बहुमत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपके आरोपों में, आपकी चिंताओं में अभी धार की कमी है, पैनापन कम है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। उथले पानी में आप लोग तैर रहे हैं। दूसरी बात, अभी संगठन के विस्तार की बात आदरणीय शरद द्विवेदी साहब आपने स्वयं कहा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का कुटुंब परिवार बहुत बड़ा है और अनेक श्रेणी के, अनेक आयु वर्ग के लोगों का भारी जमावड़ा हमारे संगठन में है। परिवार के मुखिया के सामने ये बड़ी चुनौती होती है, पर रोटेशन पद्धति का भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। योग्यता के आधार पर भी परीक्षण होता है और लोकतंत्रात्मक जो खूबसूरती है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, कोई स्वयं को उपेक्षित महसूस न करे, सभी जाति वर्गों का, उपजातियों का, अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सामंजस्य के आधार पर निर्णय होता है। पर उस सब के बाद आखिरी में यही तय होता है कि हमें जन सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन की जड़ों को हमें सींचकर इसको और मजबूत बनाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत है तो हम सरकार बना पाएंगे, हम जनता के समक्ष जाकर के अपनी बात ठीक से रख पाएंगे, तो परिणाम संगठन के हित में हो, यह भी एक बड़ा विचार होता है। मनोज, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप छोटा सा जल्दी से। बिल्कुल शरद जी, मैं ये कह सकता हूँ कि एक चौंकाने वाली प्रक्रिया दिखाई देने वाली है, जिसकी तैयारियाँ बीजेपी की संगठन और सत्ता दोनों की तरफ चल रही है। और अब इसमें वक्त थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में लग गया, लेकिन जैसे ही कार्य समिति सामने आ रही है और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो उसका असर मध्य प्रदेश पर दिखाई देगा। कुछ लोग यहाँ से वहाँ भी जाने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है दोनों ही पार्टियों के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक दौर था जब नेता कितना भी बड़ा होता था, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हों या पंडित दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, आप कार्यकर्ताओं के बीच इतने रचे बसे होते थे और कार्यकर्ताओं की भी संख्या इस तरह हिंद महासागर की लहरों की तरह उमड़ती घुमड़ती हुई नहीं होती थी पार्टियों में। आप सबको नाम से जानते थे, सबसे मिलते थे, सबका दुख सुख पूछते थे। अब दोनों ही पार्टियों की, किसी एक पार्टी की चुनौती नहीं है। ऐसे कितने नेता हैं टिप्स में। मध्य प्रदेश में मैं अगर बात करूं तो दिग्विजय सिंह जी के लिए ये बात उठती है कि अधिसंख्य कार्यकर्ताओं को वो जानते हैं। ये जानने की प्रक्रिया किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो जहां वो रोबोटिक परंपरा हो गई, जैसा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, आपकी समस्या नोट कर ली गई है और 36 घंटों के भीतर इसका समाधान कर दिया जाएगा, धन्यवाद, ये नहीं चलेगा सर।
आप मनुष्यों की पार्टियां हैं, आपको जीवंत होना पड़ेगा, नब्ज पर हाथ रखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कनुप्रिया जी आप कैसी हैं, आपकी अपेक्षाएं कैसी हैं, धैर्यवर्धन जी आप किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने विचार रखिए, अपने सुझाव दीजिए। राजनीतिक दल इसी से आगे बढ़ते आए हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे 2026 हो 2036 हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो।